एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ताज़ा खबर 16 दिसंबर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कस्तूरी राजमनी जो हैं ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरालिफ्टिंग प्रतियोगिता के एलिट 67 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक जीती है, क्या नाम है इसका? कस्तूरी राजमनी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया पैरालिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग गेम्स में। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में और भी। ये है कहाँ से करती है? तो तमिलनाडु की कस्तूरी राजमनी है और तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 67 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और भी इसके बारे में है, जैसे उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 100 किलोग्राम का उल्लेखनीय प्रयास करके शानदार जीत हासिल की है। इस वर्ग में रजत पदक गुजरात की पारुल गोहित ने 64 किलोग्राम वजन उठा करके जीता। और पंजाब की ही एक है सुमनदीप, जिन्होंने 57 किलोग्राम वजन उठा करके कांस्य पदक जीता है। तो आपको तीनों नाम याद रखना है। सबसे पहले तो राजमनी का, दूसरा का पारुल गोहित हो गया, तीसरा सुमनदीप। तो इन्होंने क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। चलिए बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है अंतिम पंघाल करके है, अंतिम पंघाल, ये UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो UWW के बारे में भी समझेंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग होता है, जिससे इसमें ये स्टार ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अंतिम पंघाल किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वेट लिफ्टर से हैं और पहलवान है ये। तो खेल के वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष का उभरता सितारा नामित हुआ है। तो ये पहलवान है, रेसलिंग से संबंध रखते हैं। ये 53 किलो वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले 19 वर्षीय डायनामो के लिए यह सीजन उल्लेखनीय रहा है, जिसने न केवल प्रशंसा हासिल की है बल्कि उसी भार वर्ग में वरिष्ठ दिग्गज विनेश फोगाट को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मात्र 19 वर्षीय हैं। और अंतिम पंघाल ने इस सीजन में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ अपनी उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जिसमें जापान के अकारी फुजिमानी, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ के हैं, तो जापान के हैं, जिन्होंने अपने करियर में एक भी सीनियर मैच नहीं हारा हो। चलिए ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये आपका अर्जुन मुंडा है, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी ये केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो जनजाति का केंद्रीय मंत्री हैं। और इन्होंने क्या किया है कि नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है। आसियान देश होता है, आसियान में संगठन है, उसमें उसके देशों का संगठन और भारत, इसे मिल करके बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ में? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा बाजरा महोत्सव नई दिल्ली में। तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री एवं जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ में हुआ? नई दिल्ली में। किसने शुरुआत किया? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हैं क्या? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के भी मंत्रालय हैं। तो इस अवसर पर हुआ क्या है? तो इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा भी उपस्थित थे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप उद्देश्य का जागरूकता बढ़ाना, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम क्यों करना चाह रहे हैं? तो उत्सव है इसका है कि उद्देश्य है क्या कि जागरूकता को बढ़ाना है और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है, क्योंकि क्रय विक्रय भी हो सके। चलिए इसके बाद ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इसमें एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के लिए डिजाइन की ड्रेस तैयार किया है। कौन किया है? तो आपका नाम है मनीष मल्होत्रा। तो ये आप ड्रेस देख सकते हैं, कितना बढ़िया ड्रेस है। तो ये देखिए, ये आपका ड्रेस है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। लगभग 6 दशक की अवधि के बाद एयर इंडिया के केबिन क्रू और पायलटों की यूनिफॉर्म बदली जा रही है। कितने दशक? याद रखिएगा लगभग 6 दशक, यानी कि 60 वर्ष बाद ऐसा बदलाव किया जा रहा है। जाने माने भारतीय डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस यूनिफॉर्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है और इसे
है। देखिए श्रीनिवास नाइक धारावाह को AASRAA द्वारा वर्ष 2023 का विजनरी लीडर आइकन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास। इनको AASRAA द्वारा वर्ष 2023 का विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 5वें शिखर सम्मेलन में दिया गया यह पुरस्कार डॉक्टर धारावत के रियल एस्टेट उद्योग में असाधारण योगदान और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। आगे देखते हैं। समारोह में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह और AASRAA के संस्थापक अध्यक्ष सुल्तान हबीब अली सहित विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। ये वेल नॉन, ये आप देख रहे हैं जो फोटो में दिख रहा है MS धोनी का जर्सी नंबर, और धोनी भी हैं, ये विकेट कीपर और कप्तान रहे हैं। ऐसे विकेट कीपर कप्तान हैं जिन्होंने 3 चैंपियंस जीते हैं, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप 50-50 वनडे वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी। इन्होंने तीनों खिताब अपने नाम किया है। तो इनके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ कहानी है। तो महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी है, ये जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। तो जानते हैं और भी इसके बारे में खबर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए धोनी के महान कार्यों को देखकर लिया गया है। हालांकि BCCI की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चा में है। आगे देखते हैं। भारत ने अनुभवी खिलाड़ी और शानदार कप्तान के मार्गदर्शन में 3 ICC खिताब जीता है। तो 3 ICC खिताब बताए ही अभी आपको हम। जब तक धोनी खेलते थे तब तक ही ICC टूर्नामेंट हुआ। ये 3 ही ICC टूर्नामेंट हुआ, जो कि तीनों ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। ये जो आपको आगे फोटो दिख रहा है, इसमें परीक्षा पे चर्चा से संबंधित है। तो परीक्षा पे चर्चा ये नरेंद्र मोदी का पहल है। तो परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी परीक्षा पे चर्चा पहल उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिसके छात्र मुस्कुराते हुए परीक्षा दे सके। तो ये आपको टेलीविज़न पे भी दिखाया जा रहा होगा लाइव। तो इसको देखिए, परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो उनको मोटिवेट भी किया जाता है, किताब से लेकर के, बातचीत से लेकर के, हर तरह से मोटिवेट, ताकि वो एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में बैठ करके क्वालिफाई करे। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत लोग ऐसा होता है कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फ्रस्ट्रेशन के कारण। तो यहीं पे मोदी के द्वारा ये पहल शुरुआत किया गया है, परीक्षा पे चर्चा। उनकी टिप्पणी क्या है? उनकी टिप्पणी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा X पर एक पोस्ट पर आई, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सूचित किया गया है कि परीक्षा के दौरान उनका तनाव राहत कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा वापस आ गया। यानी कि तनाव राहत कार्यक्रम कहने का मतलब ही हुआ कि आपका तनाव कम कर दिया जाएगा इसके, है ना, चर्चा करने से। इसके बाद क्या है कि इससे लोगों के परीक्षा पे चर्चा गतिविधियों में भाग लेने और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका और दिल जीतने का भी आग्रह किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे रहते हैं जहाँ पे चर्चा होती है, बहुत बड़ा स्टेज रहता है, वहाँ पे बहुत सारे विद्यालय के स्टूडेंट लोग बैठते हैं और परीक्षा पे चर्चा पे बातचीत करते हैं। ये आपको नो डाउट आपको पता ही होगा, लिएंडर पेस, ये जो है व्यक्ति आपके कौन है, बाएं साइड में लिएंडर पेस हैं, और विजय अमृतराज कौन है, दाएं साइड में है। तो ये खेलते हैं कौन सा खेल? टेनिस। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है दोनों को। दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। तो याद रखिएगा, ये सब कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस, लॉन्ग टेनिस। भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में नाम दर्ज किया है। यह उपलब्धि न केवल उनके उल्लेखनीय करियर को ताज पहनाती है, बल्कि भारत को इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाले 28वें देश में पहुंचा है। आगे बात करते हैं। डैनियल
बरेनबोइन और अली अबू अब्बास को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो दिख रहा है डैनियल बरेनबोइन और अली अबू, ये दोनों को सम्मानित किया गया है इंदिरा शांति पुरस्कार। इंदिरा शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से दिया गया है ये दोनों को। और उसके बाद पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्र में शांति और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में उनके अथक प्रयासों को उल्लेखनीय स्वीकृति में 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल को दिया गया है। आगे बात करते हैं पीएम मोदी तेलंगाना सरकार के द्वारा कुछ है महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त में यात्रा का वादा किया है। राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है और यह पहल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया है। यह पहल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटी का हिस्सा है। तो कांग्रेस का सरकार बना है यहाँ पे। सरकारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार ने 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत तेलंगाना निवासी सभी आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं ट्रांसजेंडरों के व्यक्ति तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा। इसके बाद आगे देखते हैं सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये कहाँ में बनाया गया है? पुणे में। पुणे ने चीन के पहले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचते हुए 3066 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े सहयोगी पढ़ने के कार्यक्रम को मेजबानी देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुरक्षित किया है। इसका देखते हैं भारत के लिए ही एक महत्वपूर्ण अवसर में पुणे ने चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सहयोग में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि की मेजबानी करके प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड किताबों में अपना नाम दर्ज किया है। बात करते हैं आगे 14 दिसंबर 2023 को सुबह 8 से 10 बजे तक एसपी कॉलेज में कुल 3066 माता पिता अपने बच्चों की जोर से पढ़ने के लिए एकत्र हुए, जिससे एक जादुई माहौल बना और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी गई। इसके बाद बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट की DGCA से मिला लाइसेंस, यानी कि अयोध्या एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है। अब यहाँ पे हवाई यात्राएं शुरू होगी। तो बात करते हैं इसमें विमानन नियामक DGCA ने अयोध्या हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी किया है। इस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कर रहा है। 350 करोड़ की लागत से, याद रखिएगा अयोध्या में, ऐसा करके जरूरी है क्योंकि अयोध्या से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए पहली उड़ान 6 जनवरी को शुरू होगी और अहमदाबाद के लिए 11 जनवरी को। अहमदाबाद से अयोध्या तक का सफ़र 1 घंटा 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। अहमदाबाद की फ़्लाइट हफ्ते में 3 दिन रहेगी और जल्द ही फ़्लाइट का टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा, तो टिकट भी आप लोग बुक कर सकते हैं। रक्षा मंत्री की हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी मिली है। तो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को हरी झंडी दिखाई है। इसमें माउंटेन रेनॉक के ऊपर 7500 वर्ग किलोमीटर फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। याद रखिएगा 7500 वर्ग फुट का। 13 दिसंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई, जिसमें मिशन अंटार्कटिका को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मिशन अंटार्कटिका याद रखिएगा। 2021 में शुरू किए गए इस अभियान का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन जय ने किया है। किशन और 3 ट्रैकर भी इसमें शामिल थे। नाम है मिशन अंटार्कटिका, जो कि रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत से संबंधित कुछ है। तो भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। तो एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 23-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के विकास दर के अनुमान को 6.7% कर दिया है। तो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडीबी ने सितंबर में 6.3% का अनुमान लगाया था, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 6.7%। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत के
सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि उम्मीद 7.6% रही, जिसके चलते बैंक के अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा यानी कि बढ़ाना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और खनन निर्माण और यूटिलिटी में दोहरे अंक में तेजी आ रही है, तो बहुत अच्छी खबर है। बात करते हैं आगे, भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव के रूप में प्रतिष्ठित बाराकूला को नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सौर इलेक्ट्रिक, क्योंकि सौर पैनल देखिए ऊपर में लगा हुआ है सौर पैनल, और ये बोट संचालित होगा सौर पैनल के द्वारा ही। तो ये कहाँ पे हुआ है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव के रूप में प्रतिष्ठित बाराकूला को नेवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा लॉन्च किया गया है। जहाज को 12 यात्रियों और माल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 12.5 समुद्री मील की शीर्ष गति और एक बार चार्ज करने पर 7 घंटे की रेंज से उबड़ खाबड़ समुद्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। इसमें जुड़वा 50 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और समुद्री ग्रेड LFP बैटरी और 6 किलोवाट सौर ऊर्जा की सुविधा है, जो कुशल और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग का प्रतीक है। तो आगे देखते हैं। हॉलीवुड अभिनेता और एमी पुरस्कार विजेता आंद्रे ब्रूखेल का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? आंद्रे ब्रूखेल, ये हॉलीवुड अभिनेता हैं, एमी विजेता। इसके बाद फिर उनके प्रचारक जेनिफर एलन ने इसकी पुष्टि की। समाचार कारण के रूप में एक संक्षिप्त बीमारी का हवाला देते हुए इनका निधन हो गया। शिकागो अमेरिका में जन्मे 1989 की फिल्म ग्लोरी में मॉर्गन फ्रीमैन और डेंजेल वॉशिंगटन के साथ सफल भूमिका में व्यापक पहचान मिली है इनको। की बात करते हैं, भारत की लॉजिस्टिक लागत 2021-22 में जीडीपी का 7.8 से लेकर के 8.9% तक रही। तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक ने काउंसिल ऑफ एल्फाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ओर से गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुल लॉजिस्टिक लागत देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 से 8.9% तक रही। केंद्र सरकार समग्र रसद लागत को कम करने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसका देखते हैं मूडीज स्थिर आउटलुक के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है। यह पुष्टि RIL की पर्याप्त बाजार उपस्थिति और उसके विविध व्यावसायिक क्षेत्रों को मजबूत प्रदर्शन करना है। मूडीज ने RIL के समेकित EBRDC उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष 14% की वृद्धि के साथ 1.7 ट्रिलियन लगभग $21 बिलियन का अनुमान लगाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसके रिलेटेड तो कल हम इसको अपलोड करेंगे। एक दिन पीछे का क्वेश्चन, एक दिन बाद हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और पढ़ें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। डेली आपको खबर मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। धन्यवाद।